Hi to all the nursing aspirants there. I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran Nursing Classes. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके नर्सिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को आसानी से समझ नहीं आता है, बिकॉज इस चैप्टर में 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपस में क्लैश करती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहती है। इस टॉपिक का नाम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और आज ये टॉपिक मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी और बहुत इजीली ये टॉपिक जो है मैं आप सबके लिए क्लियर कर दूंगी। ओके, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। ये जो नीचे रेड वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है मेरी वीडियो के नीचे, इस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। इससे जो मेरे चैनल में जो भी नई वीडियो आएगी उसके रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पे आपको मिल जाएगी या आपके लैपटॉप पे आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से आप नर्सिंग फील्ड में काफ़ी अप टू डेट रह सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट ओनली ब्रिंगिंग दोज वीडियोज विच आर रिलेटेड टू द सिलेबस, बट आई एम ब्रिंगिंग many other informative and useful videos also। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दें और इसको ना अपने नर्सिंग ग्रुप में शेयर करना मत भूलना। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। लेकिन इससे पहले कि हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस स्टार्ट करें, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट डायबिटीज। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में सुना होगा और अपनी बुक्स में पढ़ा भी होगा। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ ताकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए एक बैकग्राउंड जो है वो बन जाए। देखिए, डायबिटीज मेलाइटिस एक क्रॉनिक डिसीज है जिसमें के कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों की मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में होती है उस पर फर्क पड़ता है। बेसिकली क्या होता है कि जो डायबिटीज है वो 2 टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी का मतलब है कि पेशेंट की जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है या बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रही है, राइट। तो इसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है पेशेंट उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसका मतलब होता है रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन जो है वो बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन इतनी नहीं है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे से हो पाए। ओके, तो बेसिकली इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, टाइप 1 में बिल्कुल भी इंसुलिन जो है वो कई बार इतनी सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पाती और फैट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है टू गेट एन एनर्जी। ओके, लेकिन टाइप 2 में ऐसा नहीं होता। टाइप 2 में इतनी इंसुलिन हमेशा पेशेंट की बॉडी के अंदर रहती है कि फैट मेटाबॉलिज्म जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ओके, तो इसकी डिटेल मैं आगे आपको समझाती हूँ। तो अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, डायबिटीज की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनमें कि माइक्रोवास्कुलर, मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इवन हाइपोग्लाइसेमिया हो जाना कभी कभी डायबिटिक पेशेंट को, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और इसको हम डायबिटिक कोमा भी बोल देते हैं। ओके, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है ना ये टाइप 1 वालों को ही सिर्फ होती है। ओके, प्लीज नोट दैट टाइप 2 वालों को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं होती। अब जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मैं बोल रही हूँ वर्ड, आपको इसका काफी क्लियर हो गया होगा सुन के। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो 3 वर्ड्स आ रहे हैं इसमें। डायबिटिक मतलब डायबिटीज से रिलेटेड है, कीटो मतलब कीटोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, और कीटोन्स क्योंकि एसिडिक इन नेचर होते हैं तो आपका पेशेंट एसिडोसिस में जा रहा है। ओके, तो बेसिकली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की, जिसमें के पेशेंट को एसिडोसिस हो जाता है बिकॉज ऑफ अकामुलेशन ऑफ कीटोन। अब ये होता क्यों है, देखिए, लेट अस सपोज आपका कोई पेशेंट है वो डायबिटिक है और इन बिटवीन कभी भी उसको कोई इन्फेक्शन हो गया या उसको डायरिया वॉमिटिंग हो गया यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया, या उसको कोई भी फीवर हो गया बहुत ज़्यादा, एनीथिंग जिसकी वजह से आपका पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा है, जिसकी वजह से वो डाइट नहीं ले रहा है या वैसे भी उसकी बॉडी स्ट्रेस में है। इन दिस कंडीशन योर पेशेंट माइट थिंक, अगर उसको आपने हेल्थ एजुकेशन अच्छे से नहीं दी तो आपका पेशेंट ये सोचेगा कि मैं कौन सा खाना खा रहा हूँ या मैं कौन सा ओरली कोई चीज़ जो है वो ले रहा हूँ तो मुझे इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। ओके, तो यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है।
एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है या आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो कई बार आपकी बॉडी की जो डिमांड्स होती हैं टुवर्ड्स द इंसुलिन दैट माइट इंक्रीज, लेकिन यहाँ आपके पेशेंट ने क्या किया, उसने इंसुलिन लिया ही नहीं। ओके तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन जो है उसकी सीवियर डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके तो फिर क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है, मतलब आपके पेशेंट की जो बॉडी है, इट विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज ग्लूकोज, क्योंकि हम सबको पता है कि इंसुलिन जो है इसका फंक्शन क्या है, ग्लूकोज को ब्लड में से सेल के अंदर लेके जाना। ओके अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर सकता, जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओके तो बेसिकली क्या होगा, इंसुलिन नहीं है, सेल्स ग्लूकोज नहीं यूज कर पा रहे, लेकिन सेल्स को एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत होती है। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आपके जो सेल्स हैं वो प्रोटीन और फैट का ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे नीड एनर्जी। हम सबको पता है कि जब प्रोटीन 1 ग्राम बर्न होता है तो 4 किलो कैलोरीज रिलीज करता है, जब फैट 1 ग्राम बर्न होता है तो 9 किलो कैलोरीज रिलीज करता है। तो इस केस में जब प्रोटीन जो है वो कम होने शुरू हो जाएंगे तो आपकी बॉडी विल शिफ्ट ऑन टू द फैट। अब फैट जो होता है ना फ्रेंड्स, वो फैटी एसिड और कीटोन्स को मिलके बनता है, फैट का मॉलिक्यूल। तो जब फैट ब्रेक डाउन होंगे तो वो क्या रिलीज करते हैं, फैटी एसिड प्लस कीटोन, और ये जो कीटोन होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। जब इनका लेवल जो है वो एक लेवल से ऊपर चला जाएगा तो आपकी बॉडी जो है वो एसिडोसिस में चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ओके और इसमें वर्स्ट और क्या चीज होती है, बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया एंड बिकॉज ऑफ समटाइम कंडीशंस ही पेशेंट की ऐसी होती हैं कि आपका पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन में भी होता है, तो यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम हो रहा होता है, ओलिगोयूरिया हो जाता है डिहाइड्रेशन में, जिसकी वजह से जो कीटोन उसकी बॉडी में अकामुलेट हो रहे हैं वो एलिमिनेट नहीं हो पाते, फर्दर वो उसकी बॉडी में अकामुलेट होते रहते हैं। ओके तो ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये तो हो गया कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है वो क्या होती हैं, राइट। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आपको पेशेंट में सबसे पहले तो जो सीरम पीएच है दैट विल बी लेस देन 7.35। हम सबको पता है कि ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45 होता है, राइट। क्योंकि ये कीटो एसिडोसिस है तो इसमें ब्लड का पीएच जो है वो 7.35 से नीचे चला जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपने पेशेंट में कस्मोल रेस्पिरेशंस मिलेंगी। फ्रेंड्स मैंने अपना एक लेक्चर बनाया था एसिडोसिस और एल्कलोसिस के ऊपर, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कस्मोल रेस्पिरेशंस क्या होती हैं। तो बेसिकली ये एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है जो लंग्स करते हैं जब हमारी बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है। तो कस्मोल रेस्पिरेशन बेसिकली बहुत डीप और फास्ट रेस्पिरेशंस होती हैं लेकिन रेगुलर होती हैं। तो इट इज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म विद विच द लंग्स ट्राई टू exhale as much CO2 as possible out of your body in order to correct acidosis। तो ये आपको पेशेंट में मिलेंगी। इवन जो पेशेंट की ब्रेथ होगी उसमें से फ्रूटी स्मेल आएगी क्योंकि उसमें कीटोन्स होते हैं। कीटोन्स की वजह से जो है बॉडी में जब कीटोन्स अकमुलेट हो जाते हैं तो हमें फ्रूटी स्मेल जो है वो आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब आप सीरम ग्लूकोज देखोगे इट विल बी मोर देन 300 मिलीग्राम पर DL, तो बहुत ज्यादा सीरम ग्लूकोज लेवल जो है वो आपको दिखने मिलेगा। देन कीटोन्स पॉजिटिव होंगे सीरम में और यूरिन में भी कीटोन्स जो है वो पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, सीरम पोटेशियम लेवल हाई होगा। यूजुअली इन पेशेंट्स में जो सीरम पोटेशियम लेवल होता है वो आपको हाई मिलेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि एसिडोसिस में एक हाइड्रोजन पोटेशियम पंप चलता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो सेल्स के अंदर जाता है, पोटेशियम बाहर निकलता है। दिस इज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म विच योर बॉडी डू इन एसिडोसिस इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट दिस कंडीशन, राइट। तो उस केस में क्या होगा, पोटेशियम का लेवल आपके ब्लड में हाई मिलेगा। तो यहाँ पेशेंट को क्या क्या हो रहा है, एक तो हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है और ऊपर से आपके पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है। ओके थर्ड चीज जो हो रही है दैट इज कीटोसिस, कीटोन्स जो हैं वो अकमुलेट हो रहे हैं और फोर्स जो हो रहा है दैट इज एसिडोसिस, और उसके साथ साथ हाई पोटेशियम लेवल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये जब सारी चीजें होती हैं तो इनके रिलेटेड हमने इन चीजों को कंसिडर करके हमने जो हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट होती है वो प्लान करनी होती है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो इन पेशेंट्स की कैसे कर सकते हैं। तो जब भी फ्रेंड्स आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट की नर्सिंग मैनेजमेंट करते हो
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमने डिहाइड्रेशन भी करेक्ट करनी है, हमने पेशेंट का हाइपरग्लाइसेमिया भी करेक्ट करना है, और उसको जो एसिडोसिस है वो भी करेक्ट करना है। तो इसका जो सबसे अच्छा मेथड होता है दैट इज टू प्रोवाइड इंसुलिन इन 0.9% NS। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में हम फॉलो करते हैं जब हमारे पास जो है पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ आता है, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो हम इस पेशेंट का कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड इंसुलिन जो है वो देना है पेशेंट को। देखिए, फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेरेब्रल, कार्डियक और रीनल जो मतलब हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनकी हाइपोपरफ्यूजन जो है वो हो सकती है। इसी वजह से आपके पेशेंट को लिग्यूरिया होता है, और इसी वजह से जो कीटोन्स हैं वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाते। जो एक्स्ट्रा एसिड आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाता, क्योंकि किडनीज जो है वो एक मेजर ऑर्गन है जो आपकी बॉडी से एसिड को फ्लश आउट करती हैं। तो यहाँ पे हम फ्लूइड रिप्लेस करेंगे तो हमारे पेशेंट की जो कंडीशंस है वो एक तो इस तरह से इंप्रूव होगी कि उसका हाइपोवोलेमिया करेक्ट होगा, सेकेंडली उसका यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, और कीटोन्स जो है वो फ्लश आउट होंगे अगर आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे यूजुअली जो आप फ्लूइड देते हो वो 0.9% या 0.45% NS ही होता है। और एक और चीज है फ्रेंड्स, जैसे ही आप फ्लूइड दे रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली आप इंसुलिन डाल के देते हो। जो इंसुलिन आपने देनी होती है वो एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होनी चाहिए। यूजुअली हमारे क्लिनिकल सेटिंग में हम रेगुलर इंसुलिन जो होती है वो NS में डाल के अपने पेशेंट को IV इन्फ्यूज करते हैं। अब ये जो आप इंसुलिन इन्फ्यूज कर रहे हो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। नंबर 1 तो ये जो इंसुलिन का प्रेपरेशन आप कर रहे हो 0.9% NS में, इसको आप IV इन्फ्यूजन पंप से दोगे, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप जो हमारे क्लिनिकल एरिया में होता है, राइट। और उस पर ड्रॉप रेट हम सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसे हमने फिजिशियन ने ऑर्डर किया, राइट। और यूजुअली क्या होता है कि जब आप ये इंसुलिन स्टार्ट कर रहे हो तो IV इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले एक लोडिंग डोज यूजुअली फिजिशियन रेकमेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन योर पेशेंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो 5 to 10 यूनिट्स जो रेगुलर इंसुलिन है उसकी कई बार ऑर्डर कर सकता है फिजिशियन बोलस डोज, यानी कि आपको डायरेक्टली वो IV देनी होती है, ओके। तो ये आप दे सकते हो अपने पेशेंट को अगर फिजिशियन ने बोला है तो। देन उसके बाद ये जो इंसुलिन आप देते हो विद NS, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये जो इन्फ्यूजन है ये बहुत ही स्लो जानी चाहिए, ये आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं दे सकते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैंने पेशेंट का डिहाइड्रेशन करेक्ट करना है, मैंने पेशेंट का हाइपरग्लाइसेमिया करेक्ट करना है तो मैं बहुत फास्ट दे दूंगी। नो, दिस शुड नॉट बी डन। वाई? हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, आपकी बॉडी एक हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में है। अगर आप एकदम से जो NS है विद इंसुलिन बहुत फास्ट अपने पेशेंट को दे देंगे तो क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है इट विल एब्जॉर्ब द वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विच यू आर गिविंग टू योर पेशेंट। तो ब्रेन जो है वहां से बहुत ज्यादा फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है, एडेमा हो जाता है, ओके। दिस इज कॉल्ड एज डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेन को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो इंक्रीज और डिक्रीज ग्लूकोज लेवल के बीच में एडजस्ट कर सके, क्योंकि ब्रेन के टिश्यूज में ऑलरेडी इंक्रीज ग्लूकोज लेवल होगा और आप जो बाहर से सॉल्यूशन दे रहे हो उसमें ग्लूकोज है ही नहीं। जो ब्लड ब्रेन तक जा रहा है वो काफी डाइल्यूटेड है एंड इट इज फुल विद NS, ओके। तो आपका ब्रेन जो है बिल्कुल एक किशमिश की तरह जो पानी है वो चूसेगा फ्रॉम योर ब्लड वेसल्स एंड एडेमा विल अकर। दिस इज कॉल्ड एज डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। फॉर दिस रीजन आपको जो IV फ्लूइड होता है वो धीरे देना होता है, ओके। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोलाइट इवैल्यूएशंस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पेशेंट की बॉडी में हाइपरकैलेमिया हो जाता है। फ्रेंड्स, ये हाइपरकैलेमिया जो है ये एसिडोसिस के साथ एसोसिएटेड है। जैसे ही पेशेंट की बॉडी में एसिडोसिस होता है साथ ही साथ उसको हाइपरकैलेमिया भी होता है, राइट। तो यहाँ पे हाइपरकैलेमिया का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी जगह पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि शुरू में जब आप पेशेंट को इवैल्यूएट करेंगे, जब अभी आपने NS विद इंसुलिन स्टार्ट नहीं किया तो उस टाइम पे जो आप ब्लड सैंपल लेते हो उसमें पोटाशियम आपको ऑलवेज हाई मिलेगा, राइट। लेकिन जैसे ही आप NS विद इंसुलिन पेशेंट को इन्फ्यूज करना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है,
फ्रेंड्स, इंसुलिन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ग्लूकोज के साथ साथ पोटाशियम को भी सेल्स के अंदर जो है वो लेके जाती है, राइट। तो जैसे ही आप इंसुलिन दोगे, पेशेंट का जो ब्लड पोटाशियम लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने रैपिडली इन्फ्यूज कर दिया एनएस, तो एकदम से आपके पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। और हम सबको पता है कि हाइपोकैलेमिया जो है उससे कार्डियक डिसरिथमियास आपके पेशेंट को हो सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी देखोगे, जब भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट को हम एनएस विद इंसुलिन देते हैं तो ऑलवेज उसको कार्डिक मॉनिटरिंग पे डाला जाता है, सो दैट अगर कोई भी चेंजेस होती हैं पोटाशियम के लेवल में तो आपको इमीडिएटली पता चल सके। और इसी वजह से फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था पीजीआई के एंट्रेंस में, 2018 में पीएचएन का एंट्रेंस हुआ था, आई रिमेंबर। उसमें क्वेश्चन था कि हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट को पोटाशियम सप्लीमेंट्स क्यों देते हैं। तो आप में से कई लोग ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पोटाशियम सप्लीमेंट हम क्यों देंगे, इस पेशेंट को तो हाइपरकैलेमिया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, शुरू में हाइपरकैलेमिया होता है, पर पहले घंटे के अंदर अंदर, मतलब विद इन 1 आवर, जो पेशेंट का पोटाशियम लेवल है वो बिलो नॉर्मल जा सकता है, जैसे उसकी डिहाइड्रेशन और एसिडोसिस जो है वो करेक्ट होती है। तो इसीलिए आपको हमेशा बेड साइड इंजेक्शन केसीएल रेडी रखना होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की मैनेजमेंट करते हुए, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेशेंट का पोटाशियम लेवल लो हो रहा है क्योंकि आप ब्लड सैंपल्स कंटिन्यूसली लेते हो, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि पोटाशियम लेवल लो है तो आपको पोटाशियम सप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा आप you have to monitor the vital sign of the patient कंटिन्यूसली। आपको देखना है कि उसको अभी डिहाइड्रेशन करेक्ट हो रही है तो बीपी वगैरह उसका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। देन मॉनिटर ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूसली, ऑब्वियसली, क्योंकि जो आपकी इन्फ्यूजन रेट होता है वो डिपेंड करेगा कि आपके पेशेंट का ग्लूकोज लेवल क्या है। और एक और चीज ऐड करती हूँ, जब आपके पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो है फ्रेंड्स वो 250 मिलीग्राम पर डीएल के पास आ जाता है, 200 मिलीग्राम पर डीएल या 250 मिलीग्राम पर डीएल या 300 मिलीग्राम, उस लेवल पे आके आप डेक्सट्रोज 5% ऐड कर सकते हो। यानी कि आप इंसुलिन अब जो है वो डेक्सट्रोज 5% में भी मिक्स करके दे सकते हो, या डेक्सट्रोज वैसे भी साइड में पेशेंट को इन्फ्यूज कर सकते हो। वो इसलिए कि आपके पेशेंट को बहुत रैपिडली हाइपोग्लाइसेमिया भी जो है आईवी इंसुलिन से हो सकता है, राइट। तो अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा तो आप 5% डेक्सट्रोज भी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और इसके अलावा आप पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करोगे इंक्रीज आईसीपी के साइंस के लिए, फॉर द सेम रीजन दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड अर्लियर। और इसके अलावा आप यूरिन आउटपुट जो है वो भी पेशेंट का कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। तो अगर आप इसी हिसाब से अपने पेशेंट को मैनेज करेंगे तो उसका जो प्रोग्नोसिस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और इस हिसाब से नर्सिंग मैनेजमेंट समझ के जाओगे तो एंट्रेंस टेस्ट में भी आपको बहुत ईजी रहेगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ एजुकेशन जो होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड सिमिलर थिंग गोज फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो अगर हम पहले ही डायबिटिक पेशेंट को एक अच्छी हेल्थ एजुकेशन दे देंगे तो हम डायबिटिक कीटोएसिस जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड भी कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो आपने क्या क्या बताना है एक डायबिटिक क्लाइंट को। तो सबसे पहले उसको बोलना है कि यू शुड टेक मेडिकेशन, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन और ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। खुद से ही उसकी डोज जो है वो डिक्रीज नहीं करनी है, खुद से ही उसकी डोज जो है वो बंद नहीं करनी है, राइट। और सेकेंडली, चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूसली। तो आपको रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करने होते हैं, सुबह शाम, किसी भी एक्सरसाइज से पहले या उसके बाद में। तो वो हमने पेशेंट को एडुकेट करना है। और स्पेशली अगर उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है या कोई इलनेस हो रही है तो इन दैट केस तो ब्लड ग्लूकोज लेवल और भी फ्रीक्वेंटली जो है वो चेक करने होते हैं। इसके अलावा अगर उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, अगर उसको ऐसे लग रहा है कि उसको कोई फीवर हो रहा है या डिहाइड्रेशन हो रहा है, इन दैट केस यूरिन कीटोन्स जो है वो भी हर 3 से 4 घंटे के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि असेस करना है। और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अगर आपके यूरिन कीटोन 24 आवर्स से ज़्यादा भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देन इन डिहाइड्रेशन यू शुड रिप्लेस द फ्लूइड्स। तो हमने पेशेंट को ये बोलना है कि अगर आपको डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड डेफिशिएंसी नहीं होने देनी। तो इन दैट केस उसको हर 30 to 60 मिनट्स के बाद फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है वो करनी पड़ेगी ओरली, ओके। वो ORS वगैरह जो है वो ले सकता है, राइट। देन हमने पेशेंट को बताना है कि आपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 250 मिलीग्राम पर डीएल।
अगर उसको फीवर और डिहाइड्रेशन जो है वो मोर देन 2 डेज रहता है, अगर वो 4 घंटे तक कुछ भी लेने के लिए मतलब पॉसिबल नहीं है उसके लिए, उसको वॉमिटिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि 4 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया, तब भी इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। एंड अगेन अगर कीटोन यूरिया जो है वो 24 आवर्स से ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आप ये हेल्थ एजुकेशन अपने पेशेंट को दे देते हो तो आपके पेशेंट को पता होगा कि कब जो है अलार्म रेज करना है, मतलब कब अपने डॉक्टर को जाके बताना है ये सारी चीज़ें। एंड इन दिस वे यू कैन प्रिवेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इन योर पेशेंट, राइट। तो फ्रेंड्स ये तो था टॉपिक है ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। आई होप ये टॉपिक आपको अब से क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल नर्सिंग रिलेटेड टॉपिक्स के साथ मैं आगे भी आप सबके लिए वीडियोस लेके आती रहूंगी। तो अगर आप ये वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो, और अपने नर्सिंग ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर द नॉलेज, ओके। एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।